रवि ने अपने भाई की पीठ थपथपाई, फिर छत की मुड़ेर पर जाकर बैठ गया। रवि जानता था कि वंदना के लिए उसकी भावनाओं को लोग समझ नहीं पाएंगे। जहाँ प्यार केवल पा लेने का ही नाम रह गया है, वहाँ वह वंदना के लिए अपने प्यार को लोगों को कैसे समझा पाएगा। उन्हें तो उस लड़की के लिए उसका प्यार पागलपन ही लगेगा, जिसने उसके प्यार को ठुकरा कर किसी और का हाथ थाम लिया हो। उसे वंदना के रघुनाथ से शादी कर लेने पर दुख हुआ था, पर दिल में कहीं एक तसल्ली थी कि वह रघुनाथ के साथ खुश रहेगी। लेकिन यह पता चलने पर कि वह अपनी ससुराल से गायब है, वह बेचैन हो उठा था। रवि सोचने लगा कि वंदना की खोज कहाँ से शुरू करे। यह सोचते हुए उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। वंदना के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में कर दो, वो उसे ढूंढ लेंगे। अपनी माँ की कही इस बात से उसे एक रास्ता सूझा। वह पुलिस स्टेशन जाकर पता करेगा कि क्या वंदना के गायब होने की कोई रिपोर्ट लिखाई गई है। अगर रिपोर्ट लिखाई गई होगी तो हो सकता है कि अब तक पुलिस की जांच में कुछ सामने आया हो। वह पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलने की सोच रहा था, तभी रज्जू आ गई। उसने बताया कि अम्मा ने कहलाया है कि कुछ देर में खाना लगा रही है, नीचे आ जाएं। रवि ने तय कर लिया कि खाना खाकर वह पुलिस स्टेशन जाकर पता करेगा। रज्जू उसके पास आकर बैठ गई। रवि ने उससे पूछा, बीए का ये आखिरी साल है, उसके बाद क्या करने का इरादा है? उसके बाद इंग्लिश में एमए करूँगी, उसके बाद पीएचडी, प्रोफेसर बनना है। हाँ भैया। चलो तुम और महेश अच्छे से पढ़ लो, मैं तो 12वीं के बाद बीएसएफ कांस्टेबल बन गया। तभी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, रज्जो, रवि और महेश को लेकर नीचे आओ, खाना लगा रही हूँ। तीनों खाना खाने नीचे चले गए। वंदना की ससुराल मलिहाबाद से 20 किलोमीटर दूर अदमपुर गांव में थी। उसने अपने पिता की मोटरसाइकिल उठाई और अदमपुर के लिए निकल पड़ा। वह पुलिस थाने पहुंचा तो उस समय एसएचओ जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। रवि उनके खाली होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ मिनटों के बाद जब एसएचओ खाली हुए तो उन्होंने पूछा, कहिए क्या समस्या है आपकी? रवि ने उन्हें अपना परिचय देने के बाद उनसे पूछा कि क्या वंदना सिंह पत्नी रघुनाथ की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखाई गई है? रवि को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वंदना के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। रवि पुलिस थाने से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन जेब से निकाल कर देखा, उसके दोस्त सतीश का फ़ोन था। रवि ने फ़ोन उठा लिया, अपनी मोटरसाइकिल से टिक कर बात करने लगा। उस तरफ से सतीश ने कहा, अभी घर पहुंचा तो अम्मा से पता चला कि तुम आए थे। फिर मन्नू ने बताया कि तुमने फ़ोन करने को कहा था। क्या बात है, अचानक कैसे आना हुआ? मिलकर बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं, वहाँ खुलकर बात नहीं हो पाएगी, अपने अड्डे पर मिलते हैं। लेकिन अभी मैं काम से बाहर आया था, गांव पहुंचकर फ़ोन करता हूँ, तब तुम निकलना। सतीश उसकी बात पर राज़ी हो गया। रवि ने फ़ोन काट दिया। वापस जाने से पहले वह रघुनाथ के बारे में कुछ बात पता लगाना चाहता था। उसे याद आया कि उसने थाने से कुछ दूरी पर एक चाय की टपरी देखी थी। ऐसी जगहों से आसानी से सूचनाएं मिल जाती हैं। यह सोचकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चाय की टपरी की ओर चल दिया। चाय की टपरी पर हमेशा की तरह 2-3 लोग बैठे थे। वो सभी चाय का इंतज़ार कर रहे थे। रवि ने भी अपने लिए एक चाय का ऑर्डर दिया। वह वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा, भैया बैठना पड़ेगा कुछ देर, अभी तो थाने का ऑर्डर जाएगा। रवि ने देखा कि चाय की भट्टी के बगल में एक दूसरी भट्टी थी। उसमें बड़ी सी कढ़ाई में समोसे तले जा रहे थे। उस आदमी ने बिना पूछे ही आगे की सूचना भी दे दी। रोज़ कुछ देर बाद ऑर्डर आता है, पर आज जल्दी आ गया, इसलिए हम लोग बैठे हैं। रवि जब थाने में था तो उसने पुलिस वालों को कहते सुना था कि भूख लगी है, ऑर्डर भिजवाओ। तब वह समझ नहीं पाया था कि ऑर्डर कहाँ जाना है। अब समझ में आ गया था। रवि के बगल में बैठा व्यक्ति
बातें करने के मूड में था। रवि भी उसे टाल नहीं रहा था, वह भी उससे बातें कर रहा था। वह चाहता था कि जब वह व्यक्ति कुछ खुल जाए तो उससे रघुनाथ सिंह के बारे में पूछे। इसलिए जब उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा कि क्या वह इस गांव का नहीं है, तो वह मुस्कुरा कर बोला, हाँ भैया, ये यहाँ के नहीं हैं, लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से? कोई विशेष काम था क्या? यहाँ किसी से मिलना था? किससे मिलना था भैया? रघुनाथ से है, दरअसल दूर का रिश्तेदार है, उनके ब्याह में आ नहीं पाए थे, इसलिए मिलने आए थे। उस व्यक्ति ने रवि को कुछ अजीब निगाहों से देखा। रवि को यह एहसास हो गया कि वह जरूर ही रघुनाथ के बारे में जानता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर अपने रिश्तेदार के घर आए हो तो फिर यहाँ चाय की दुकान पर क्यों बैठे हो? वो इसलिए कि मुझे पता नहीं उनका घर कहाँ है, थकावट लग रही थी, सोचा चाय पी लूँ फिर घर ढूंढता हूँ। उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम्हें अपने रिश्तेदार का घर नहीं मालूम? बताया ना, दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत सालों बाद आ रहा हूँ। वह व्यक्ति कुछ सोचने लगा। रवि उसका अगला सवाल समझ गया, इसलिए अपनी तरफ से ही बोला, हम तो कई सालों से ही नौकरी कर रहे हैं, लखनऊ ही कम आना होता है। अम्मा बाबूजी कहीं आते जाते नहीं हैं? रघुनाथ ने शादी का कार्ड भिजवाया था, अब कि हम लखनऊ आए तो अम्मा बाबूजी पीछे पड़ गए कि जाकर मिल आओ। हमने भी मोटरसाइकिल उठाई और यहाँ आ गए। अपनी बात खत्म करके रवि चुप हो गया। उसने सोचा था कि वह व्यक्ति शायद बात आगे बढ़ाए, उसे वंदना के गायब होने के बारे में कुछ बताए, लेकिन वह आदमी अपना फ़ोन निकाल कर कुछ करने लगा। रवि समझ गया कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह कुछ जानता है पर बताना नहीं चाहता है। रवि चाहता था कि किसी भी तरह उससे कुछ निकलवाया जाए। वह कोई उपाय सोचने लगा जिससे वंदना का जिक्र हो सके। रवि उस व्यक्ति से सवाल किया, आप तो रघुनाथ को जानते होंगे, इसी गांव के मालूम पड़ते हैं। उस व्यक्ति ने बिना उसकी तरफ देखे उत्तर दिया, नाम तो सुना है उनका। सुना है? बड़े अच्छे घर में उनका रिश्ता हुआ है। उस व्यक्ति ने रुखाई से कह दिया कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता है। उसकी रुखाई ने साबित कर दिया था कि वह बहुत कुछ जानता है पर बताना नहीं चाहता है। अचानक वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। चाय की दुकान के मालिक से बोला, लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा, जा रहा हूँ। फिर वह व्यक्ति चला गया। उसने पलटकर रवि की तरफ देखा भी नहीं। रवि भी उठकर खड़ा हो गया। चाय की दुकान के मालिक ने कहा, अरे साहब, बस कुछ ही देर में चाय भिजवा रहा हूँ। ठीक है भैया, बस बैठे बैठे पैर अकड़ गए थे। वैसे आप बता सकते हैं कि रघुनाथ जी का घर कहाँ है? दुकान के मालिक ने कहा, ये जो सड़क जा रही है वह आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाएगी। बस उससे कोई 100 मीटर दूर दाईं ओर का आखिरी मकान ग्राम प्रधान रघुनाथ बाबू का है। वो जो आपके साथ बड़ी देर से बातें कर रहा था ना, वह तो उनका खास आदमी है। उसने कुछ नहीं बताया। रवि का शक सही निकला था कि वह व्यक्ति रघुनाथ के बारे में बहुत कुछ जानता है पर बता नहीं रहा है। उसने दुकान के मालिक से कहा, रघुनाथ हमारे जानने वाले हैं। दरअसल हम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हैं, इसलिए उन्हें पहचाना नहीं, ना ही कोई जिक्र किया। दुकान का मालिक अपने काम में लग गया। रवि बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जैसा चाय की दुकान के मालिक ने बताया था, रघुनाथ सिंह का मकान मोड़ से 100 मीटर अंदर ही था। पक्का 2 मंजिला मकान था। मकान के बाहर एक सफ़ेद सेट्रो कार खड़ी थी। शाम के 4:30 बज रहे थे। देर हो रही थी। रवि ने सतीश से मिलने को कहा था, इसलिए वह मलिहाबाद लौट गया। ढलता सूरज आसमान में पश्चिम की ओर किसी लाल गोले की तरह दिख रहा था। हनुमान जी के मंदिर के पास बरगद का एक पेड़ था। उसके चबूतरे पर रवि और सतीश दोनों विचारों में खोए हुए बैठे थे। सतीश ने रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जानता था मैं कि खबर मिलते ही तुम भागे आओगे। रवि ने नाराज़ होते हुए कहा, जब पता है कि मैं वंदना के बारे में क्या फीलिंग रखता हूँ तो मुझे खबर क्यों नहीं दी? वो तो रज्जों के मुंह से निकल गया, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। तुम नाराज़ हो रहे हो, तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बेवजह परेशान होते। अब तुम भागे हुए आए हो तो क्या कर लोगे? खुद परेशान होगे, अपने घर वालों को परेशान करोगे। रवि को अपने दोस्त की बात बुरी लगी। उसने कहा,
मैं वंदना को खोजूंगा। कहाँ खोजोगे? उससे भी बड़ी बात, क्यों खोजोगे? उसे खोजने के लिए उसके मायके और ससुराल वाले हैं। रवि गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। वह सतीश को घूर रहा था। सतीश भी जानता था कि उसने अपने दोस्त को ठेस पहुंचाई है। वह नज़रें झुकाए बैठा था। रवि ने आहत स्वर में कहा, मेरे बचपन का दोस्त, जिसे मैं अपने सबसे नज़दीक समझता हूँ, जिससे मैंने अपने दिल की हर बात बताई है, वो मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं वंदना को लेकर परेशान क्यों हूँ। रवि गुस्से में जाने लगा। सतीश ने भागकर उसे पकड़ लिया, वापस चबूतरे पर बिठाकर बोला। उसे अपने दोस्त का दिल दुखाने का बुरा लग रहा था। वह उसके बगल में बैठकर बोला, बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारे दिल के दर्द को भी समझता हूँ, तभी नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारा टूटा हुआ दिल और दुखे। रवि ने सतीश की तरफ देखा। सतीश परेशान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो, वही सही और गलत के बीच झूला रहा हो। उसकी पीड़ा साफ दिखाई पड़ रही थी। रवि ने कहा, दिल तो तुम्हारा भी दुख रहा है, कुछ है जो तुम छिपा रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें भी परेशानी है और मुझे भी, इसलिए कह दो, तुम भी हल्का महसूस करोगे और मैं भी। अपने दोस्त की बात सुनकर सतीश बोला, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि सच जानकर तुम कहीं खुद को संभाल ना पाओ, पर अब लग रहा है कि तुम्हें सब बता देना ही ठीक है। रवि समझ गया कि बात गंभीर है। उसने कहा, देखो भाई, मैं बहुत बेचैन हूँ, प्लीज़ अब सीधे सीधे सारी बात बताओ। तुम्हें पता है कि वंदना ने तुमसे शादी क्यों नहीं की थी? उसने कहा था कि मैं बीएसएफ में हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वह मुझसे शादी नहीं करेगी। पर मुझे पता था कि वह झूठ बोल रही है। वह मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, लेकिन किसी दबाव में है। मैंने उससे कहा कि वह मुझे सब सच बता दे, पर वह नहीं मानी, अपनी बात पर अड़ी रही। रवि एक बार फिर उठकर खड़ा हो गया। उसके मन में एक भूचाल सा उठा था। अपने आप को शांत करने के लिए वह इधर उधर टहल रहा था। सतीश उठकर उसके पास गया, उसे गले से लगा लिया। रवि भावुक हो उठा। मुझे पता था कि उसकी कोई मजबूरी है जो मुझसे छिपा रही है। मैंने पता करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। मुझे उसके प्यार पर यकीन है, तभी तो उसके गायब होने की बात सुनकर भागा चला आया। रवि बहुत आहत था, परेशान होकर बोला, क्या उसे मेरे प्यार पर ज़रा भी यकीन नहीं था सतीश? यकीन था, तभी तो उसने तुमसे छिपाया। वह जानती थी कि सच्चाई जानकर तुम उसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दोगे। वह नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तुम्हें सुखी देखना चाहती थी। मुझे खुद से अलग करके सुखी देखना चाहती थी, क्योंकि सच्चाई बहुत भयानक है। तो बताओ मुझे, सच क्या है? सतीश ने बड़ी हिम्मत करके कहा, वंदना की शादी दरअसल एक सौदा थी। रवि को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसा सौदा? किसने किया ये सौदा? पैसों के लिए वंदना की शादी उस रघुनाथ से कराई गई। वंदना के घर वालों ने किया ये सौदा, उसके पिता ने और उसके भाई ने। जो कुछ रवि ने सुना वह सचमुच भयानक था। वंदना के साथ उसके पिता और भाई ने गलत किया था। रवि से खड़ा नहीं हो रहा जा रहा था। वह चबूतरे पर बैठ गया। सतीश उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि सच्चाई भयानक है, तभी तुम्हें पहल नहीं बताई थी पहले। रवि को सचमुच धक्का लगा था, पर अब एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसने पूछा, सतीश, क्या वंदना की शादी से पहले ही तुम्हें यह बात पता थी? कैसे बात कर रहे हो? अगर मुझे तब पता चल गया होता तो तुम्हें पहले ही बता देता, तुमसे क्यों छिपाता? मुझे यह सब बाद में पता चला। सतीश का फ़ोन बार बार बज रहा था, पर वह काट दे रहा था। इस बार वह फ़ोन बजा तो रवि ने कहा, किसका फ़ोन है? वाणी का। कॉल उठा लो, हो सकता कोई ज़रूरी काम हो। सतीश ने फ़ोन उठा लिया, एक तरफ जाकर बात करने लगा। रवि के मन में न जाने कितने सारे प्रश्न एक साथ उठ रहे थे। वंदना ने उससे कितनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर उससे पूछने पर वह बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। वंदना के पिता और भाई ने ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी उनकी कि उन्हें वंदना के इस तरह बलि चढ़ानी पड़ी? सतीश को ये सब कैसे पता चला?
सारे सवालों के जवाब जानने के लिए रवि बेचैन था। बात खत्म करके सतीश जब आया तो परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी देखकर रवि ने पूछा, क्या बात है? वाणी भाभी ने क्या कहा? मुझे घर जाना पड़ेगा। वाणी के मम्मी पापा आए हैं, कुछ ही देर ठहर कर चले जाएंगे। परसों वो लोग मेरे साले के पास कटक जा रहे हैं। रवि के अंदर उठ रहे सवाल बवंडर मचा रहे थे, फिर भी वह बोला, ठीक है जाओ। सतीश भी समझ रहा था कि रवि अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बेचैन है। वह बोला, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रहा हूँ। अगर टाल सकता तो टाल देता, पर मेरे सास ससुर अब ना जाने कब आए। मैं उनसे नहीं मिलूँगा तो वाणी को बुरा लगेगा। नहीं ठीक है, तुम जाओ, पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज ही दूंगा। याद है पहले गर्मियों में हम लोग सबके सोने के बाद घर से निकलकर घूमते रहते थे। 11 बजे के बाद मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा, तुम बाहर निकल आना। सतीश चला गया। अंधेरा हो चुका था। मंदिर के पुजारी ने बत्ती जला दी थी। रवि मंदिर में गया। हाथ जोड़कर उसने बजरंगबली से प्रार्थना की कि उसे धैर्य और साहस दे, वंदना को तलाश करने में उसकी सहायता करे। रवि घर पहुंचा तो रज्जो ने बताया कि पापा आ गए हैं, वह उसकी राह देख रहे हैं। रवि मोटरसाइकिल खड़ी करके भीतर गया। मोटरसाइकिल की चाबी दीवार में लगी खूंटी पर टांग दी। वह आंगन में गया। शिवदयाल चारपाई पर आंखें मूंद कर लेटे हुए थे। उसने आवाज़ लगाई, पापा। शिवदयाल ने आंखें खोली। रवि को देखकर उठकर बैठ गए। हाथ से इशारा करके उसे बैठने को कहा। रवि शिवदयाल के पाँव की तरफ बैठ गया। शिवदयाल ने सवाल किया, कहाँ गए थे? दोपहर के गए, अब लौटे हो? किसी काम से गया था, लौटते में सतीश से मिला, इसलिए देर हो गई। शिवदयाल कुछ नहीं बोले। वह कुछ सोचने लगे। शायद यह तय कर रहे थे कि बात शुरू कैसे की जाए। तभी रज्जो पानी लेकर आई। रवि ने पानी पी लिया तो उसने पूछा, भैया चाय बना लाऊं? रवि ने शिवदयाल की तरफ देखा। उन्होंने चाय के लिए मना कर दिया। रवि ने कहा, रहने दो, आपको पीनी है तो बना लाऊं भैया, एक कप चाय में कितना समय लगेगा? रवि की दुविधा देखकर वह बोली, मैं बना लाती हूँ। रज्जो चली गई। रवि ने पूछा, अम्मा घर पर नहीं है क्या? तिवारी मास्टर के घर पोती हुई है, गाना बजाना था वहीं गई है। अच्छा, उनके लड़के का ब्याह हो गया? 23 का है। अब नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करता? अब सबकी किस्मत हमारे जैसी तो है नहीं। रवि जानता था कि उसका शादी ना करना उसके पापा को बहुत दुख देता है, पर वह भी मजबूर था। शिवदयाल ने आगे कहा, हम तो तैयार हो गए थे बिरादरी के बाहर जाकर उस लड़की से तुम्हारी शादी करने को, पर वही आखिरी समय पर पलट गई, शादी से मना कर दिया। अब तुम हो कि देवदास बने बैठे हो। अगर अपने बूढ़े माँ बाप को सुख दे दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। पापा, आप जानते हैं कि मैं वंदना से कितना प्यार करता हूँ। शिवदयाल उसकी बात सुनकर उत्तेजित हो गए। गुस्से से बोले, हाँ, बस उस दगाबाज लड़की से ही प्यार है तुम्हें, हम तो तुम्हारे कुछ है नहीं। बाप की छोड़ो, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा उससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बस फितूर चढ़ा है उस लड़की को तलाश करने का। प्रभा ने बताया कि तुम क्या कर रहे थे। बेचारी कितना रो रही थी। लोकाचार निभाना पड़ता है, इसलिए तिवारी मास्टर के यहाँ गई है। रवि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। वह अपने माता पिता की तकलीफ समझ रहा था, लेकिन उन्हें अपने दिल का हाल नहीं समझा पा रहा था। जब से उसने सुना था कि वंदना अपने ससुराल से कहीं गायब हो गई है, उसे एक पल को भी चैन नहीं मिल रहा था। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को सामान्य बनाए हुए था, पर अब सतीश ने बताया कि उसकी शादी एक सौदा थी, तो उसके लिए खुद को संभाल कर रख पाना और भी अधिक कठिन हो रहा था। शिवदयाल को उसका इस तरह से चुप रहना खल रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें अगर वह लड़की ज़्यादा प्यारी है तो तुम उसके लिए पागलों की तरह भटकना चाहते हो, तो हम बुढ़ा बुढ़िया का गला दबा दो। उसी समय रज्जो चाय लेकर आ गई। अपने पिता की बात सुनकर बोली, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? शिवदयाल गुस्से में थे। रज्जो की बात सुनकर चिल्लाए, तुम ही हो इस सब की जड़। बात पची नहीं तुम्हें, तुमने बता दिया और ये भागा चला आया। रज्जो रोने लगी। रवि ने उसके हाथ से चाय का कप लेकर चारपाई पर रख दिया। वह उसे चुप कराने लगा। शिवदयाल को भी पछतावा हो रहा था
कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों डांटा। वह रवि को सुनाते हुए बोले, एक सदस्य की बेवकूफ़ी पूरे परिवार पर भारी पड़ती है, पर किया क्या जाए, 2 और बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर मर भी नहीं सकते। रवि ने रज्जो को समझाकर अंदर भेज दिया। उसका सर दर्द करने लगा था। वह जानता था कि यहाँ रुका तो बहस बढ़ती जाएगी। वह अभी बहस करने की स्थिति में नहीं था। वह चाय का कप लेकर छत पर चला गया। उसकी इस हरकत पर उसके पापा ने ऊंची आवाज़ में कहा, उस लड़की के लिए इतना दीवाना हो गया है कि बाप की बात सुनना भी गवारा नहीं। पछताएगा और हमें भी रोएंगे इसके साथ। प्रभा देवी लौटी तो आंगन में पति को चिल्लाते हुए सुना। वह समझ गई कि बाप बेटे में कोई बात हुई है। वह अपने पति के पास पहुंचकर बोली, क्यों चिल्ला रहे हैं? आराम से समझाएंगे, उसे मान जाएगा। समझाओगी किसे? उसे, जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानेगा। उसके लिए उस लड़की के अलावा कोई नहीं है। शिवदयाल गुस्से से हाँफ रहे थे। प्रभा देवी घबरा गई। उन्होंने आवाज़ लगाई, रज्जो, अपने पापा के लिए एक गिलास पानी ले आ बिटिया। महेश नीचे आ गया था। उसने शिवदयाल को सहारा देकर चारपाई पर बैठाया। रज्जो पानी लेकर आई। उसने शिवदयाल को पानी पिलाया। प्रभा देवी ने देखा कि उनकी आंखें सूजी हुई हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ रज्जो? शिवदयाल अब कुछ संभल गए थे। वो बोले, मेरी ही गलती है। उस नालायक का गुस्सा इस पर निकाल दिया, डांट दिया इसे। शिवदयाल ने रज्जो को अपने पास बुलाकर प्यार से सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम तो देख रही हो कि तुम्हारा भाई कैसा पागलपन करने का उतारू है। क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? छोटा होता तो कान पकड़कर बैठा देता, पर जो समझदार होकर बेवकूफ़ी करे उसका क्या किया जा सकता है। प्रभा देवी ने महेश और रज्जो को जाकर पढ़ाई करने को कहा। वह शिवदयाल के पास बैठकर उन्हें समझाने लगी कि वह शांत रहें। रवि छत पर बैठा था। चाय खत्म हो गई थी। उसका सर दर्द भी कुछ कम हुआ था। उसे इस तरह चले आना पसंद नहीं आया था, पर उस समय उसे और कुछ नहीं सूझा। वह उस विषय में बात नहीं करना चाहता था, जबकि उसके पिता उस विषय को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए वह उनकी बात अनसुनी कर चला आया। पहली बार उसने इस तरह का व्यवहार किया था, इसलिए अब उसे पछतावा हो रहा था। वंदना उसके जीवन में क्या स्थान रखती है, यह उसके अतिरिक्त यदि कोई समझता था तो वह था सतीश। सतीश के कारण ही उसकी और वंदना की कहानी उस मोड़ से आगे बढ़ पाई थी जहां वंदना ने उसे पीछे करने के लिए डांटा था। रवि ने अपने सबसे अच्छे दोस्त सतीश को अपने मन की बात बताई तो उसने आश्वासन दिया कि वह उन लोगों की दोस्ती कराने में सहायता करेगा। एक दिन क्लास में जब अंग्रेजी का पीरियड समाप्त हुआ तो सतीश रवि के पास आकर बोला कि आज घर लौटते समय वंदना तुमसे उसी जगह पर मिलना चाहती है जहां उसने उसे डांट लगाई थी। रवि ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उसने हंसकर कह दिया कि पता चल जाएगा। यह जानकर कि वंदना उससे मिलना चाहती है, रवि बहुत खुश था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। कई तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। जब वह वंदना से मिलेगा तो क्या कहेगा, कैसे उससे अपने मन की बात करेगा। ऐसा ना हो कि बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा जाए। क्यों ना वह चुपचाप अपने मन की बात एक पन्ने पर लिख दे। जब वह वंदना से मिले तो वह चिट्ठी उसे पकड़ा दे। वह पढ़कर अपना जवाब दे देगी। लेकिन उसने अपने इस विचार को टाल दिया। लेकिन मन में एक डर भी था कि कहीं यह वंदना की कोई चाल तो नहीं है। हो सकता है कि जब वह उससे मिलने वहाँ पहुँचे तो उसका भाई भी वहाँ हो, उसकी पिटाई कर दे। पर उसने अपने इस डर को खुद ही काट दिया। वंदना के पास ऐसा मौका ही कहाँ होगा कि अपने भाई को खबर कर सके। गणित के सर के क्लास में आ जाने के कारण सतीश उसे पूरी बात नहीं बता पाया था कि कैसे उसने वंदना को मिलने के लिए मनाया। छुट्टी के बाद वह पहले की तरह साइकिल घसीटते हुए वंदना और उसकी सहेलियों के पीछे चलने लगा। सहेलियां अपनी राह मुड़ गईं। वंदना आगे बढ़ने लगी। चलते हुए उसने 1-2 बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। रवि को तसल्ली हुई कि वह भी उससे मिलना चाहती है। वह मोड़ आया जहाँ से रवि को अपने घर के लिए मुड़ना था। वह वहाँ पर रुक गया। उसने देखा कि वंदना आगे जाकर उसी जगह खड़ी हो गई जहाँ उसने रवि को भाई से पिटवाने की धमकी दी थी। रवि उसके पास पहुँच गया, लेकिन कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
वह इधर उधर देख रहा था। वंदना उसकी इस हरकत पर हंसकर बोली, घबराओ नहीं, भाई को नहीं बुलाया है। वंदना की वो हंसी रवि को अच्छी लगी। वह निश्चिंत हो गया कि वह नाराज नहीं है। अपने दोस्त सतीश पर उसे गर्व हुआ। उसने उसकी बात बना दी थी। वंदना ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो क्या कहना है, या ऐसे ही खड़े रहोगे? रवि ने बड़े उत्साह के साथ अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द जैसे हलक में अटक गए। वह केवल वो मैं ही कह पाया। वंदना एक बार फिर हंस दी। रवि ने सोचा कि यह लड़की भी अजीब है। उस दिन कैसे डांट रही थी, आज बार बार हंस रही है। उसने भी अपनी हिम्मत जुटाई और एक सांस में ही बोल दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद रवि ने वंदना के चेहरे की तरफ देखा। वंदना चुप थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है। रवि को लग रहा था कि या तो वह उसे एक जोरदार तमाचा रसीद करेगी या फिर रोती हुई अपने भाई से शिकायत करने भाग जाएगी। रवि भी हर स्थिति के लिए तैयार था, पर जो हुआ वह अप्रत्याशित था। वंदना एक बार फिर हंसी। जब शांत हुई तो बोली, मैं भी। यह कहकर वह बिना उसकी तरफ देखे भाग गई। रवि कुछ देर वहीं खड़ा रहा। घर आकर रवि ने जल्दी जल्दी खाना खाया। साइकिल उठाकर एक बार फिर बाहर जाने लगा तो उसकी अम्मा ने टोका, ये साइकिल लेकर कहाँ चल दिए? अम्मा, सतीश के घर जा रहा हूँ। क्यों, सतीश स्कूल नहीं आया था क्या? आया था, पर मेरी एक कॉपी उसके पास है, वही लेने जाना है। कहकर रवि अपनी साइकिल लेकर निकल गया। सतीश के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही सतीश बाहर आ गया। वह पीछे कैरियर पर बैठ गया। रवि उसे लेकर हनुमान जी के मंदिर चला गया। बरगद के चबूतरे पर चढ़ते हुए सतीश ने पूछा, तो मिले वंदना से? कह दी मन की बात? रवि ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ मिला, उससे अपनी बात भी कही। तो उसने क्या कहा? उसने कहा वह भी मुझे प्यार करती है। कहकर रवि ने अपने दोस्त को और भी कसकर गले लगा लिया। कुछ देर दोनों वैसे ही खड़े रहे। रवि ने पूछा, अब बताओ कि तुमने क्या जादू किया था? वह मुझसे मिलने को मान कैसे गई? कोई जादू नहीं किया, बस इंटरवल में उससे मिला था, उसे सारी बात बताई। सुनकर वह बोली कि उससे कहना कि मुझे उसी जगह मिले। रवि को आश्चर्य हुआ कि वंदना इतनी जल्दी कैसे मान गई। उसने कहा, बस इतना ही? ऐसा था तो उस दिन मुझे डांटा क्यों था? ये तो मुझे नहीं पता, तुम उसी से पूछ लेना। अगले दिन छुट्टी के बाद रवि फिर वंदना से मिला। उसने उससे वही सवाल किया। उसका सवाल सुनकर वंदना बोली, मैं तुम्हें रोज़ मेरा पीछा करते देखती थी। तुम मुझसे कुछ कहते नहीं थे, पर मैं समझ रही थी। मेरे मामा की लड़की के साथ भी ऐसा हो चुका था। एक लड़का उसका पीछा करता था, फिर उससे बातचीत करने लगा। मेरी बहन को लगता था कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन वह धोखेबाज निकला। रवि ने कहा, तो तुम मुझे भी उसकी तरह समझ रही थी? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, इसलिए तुम्हें परखने के लिए डांट दिया। परखने के लिए? हाँ, मैंने अपने मामा की लड़की को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा कि उसे धमकी दो कि अपने भाई से पिटवा दोगी। अगर वह पीछा करना छोड़ दे तो समझना कि ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। रवि को और भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा, पर मैंने तो तुम्हारा पीछा छोड़ दिया था, तो तुम दोबारा मुझसे क्यों मिली? क्यों नहीं सोच लिया कि मैं टाइम पास कर रहा था? शुरू में तो मुझे यही लगा, पर बाद में मैंने महसूस किया कि तुम वैसे नहीं हो। उसके बाद तुमने अपने आप को पीछे कर लिया, पर किसी डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम बहुत अच्छे हो। मैं क्लास में बैठी तुम्हें देखती थी, तुम मेरी तरफ नहीं देखते थे, पर मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। तो फिर तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं चाहती थी, पर कर नहीं पा रही थी। तुम पहले की तरह रास्ते में भी नहीं रुकते थे, साइकिल पर सवार होकर अपने घर चले जाते थे। जब सतीश ने मुझे तुम्हारा हाल बताया तो मैंने उससे कह दिया कि मैं उसी जगह तुमसे मिलूंगी जहां मैंने तुम्हें डांटा था। उस दिन के बाद वंदना और रवि अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। सतीश की मिस कॉल मिलते ही रवि बाहर आ गया। उसके बाद दोनों दोस्त टहलते हुए उसी जगह गए, शाम को मिले थे। इस समय मंदिर बंद था। दोनों उसी चबूतरे पर जाकर बैठ गए। चांद की हल्की रोशनी में एक दूसरे का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने कहा, अब बताओ किस सौदे की बात कर रहे थे तुम? तुम्हें पता है ना कि रघुनाथ सिंह आदमपुर का
गांव का प्रधान है, गांव में उसकी हनक है, ऐसे में उसके दुश्मन भी है। हालांकि खुलकर उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, लेकिन दबे छुपे बातें निकल ही आती हैं। तो तुम्हें उसके किस दुश्मन ने उसके बारे में बताया? गुप्ता जी ठेकेदारी करता है, उसके आम के बाग भी हैं, अच्छी खासी कमाई है उसकी। पिछली बार प्रधान के चुनाव में वह भी खड़ा हुआ था, पर रघुनाथ से हार गया, इसलिए वह मन ही मन उससे जलता है। तो उसने तुम्हें सौदे वाली बात बताई, पर अब यह बताओ कि क्या सौदा था जिसकी भेंट वंदना को चढ़ना पड़ा? वंदना के पिता और भाई ने एक व्यापार शुरू किया था। हाँ पता है, उसके लिए पैसे रघुनाथ ने दिए थे। रघुनाथ ने क्यों दिए थे? अंदर की बात तो पता नहीं, लेकिन वह किसी ठाकुर समाज का भी मुखिया है। वंदना के पिता का उस समाज में आना जाना था, वही रघुनाथ से जान पहचान हुई। हो सकता है मित्रता के कारण दिया हो, पर व्यापार चला नहीं। वंदना के पिता पैसे लौटा नहीं सके, इसलिए रघुनाथ ने दबाव बनाया कि उसकी शादी वंदना से कर दी जाए। वंदना अपने पिता के कर्ज की भेंट चढ़ गई, पर उसने अपने साथ ऐसा होने क्यों दिया? क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसने अपने प्यार का गला घोट दिया? यह बात रवि को कष्ट दे रही थी। उसने अपने मन की बात सतीश को बताई। सतीश ने कहा, जो बात सामने आई वो तो यही है, हो सकता है कि कोई और भी बात हो। यह तो उसके घर वालों को ही पता होगा, जरूर कुछ और भी बात होगी। वंदना मुझसे शादी करने के लिए अपने घर वालों से लड़ी थी, पर फिर अचानक बदल गई। यह बात तब भी मेरे गले नहीं उतरी थी। मैंने जानने का प्रयास किया था, लेकिन तब कुछ पता नहीं चला। उस समय मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब पक्का है कि वह उस पर घर वालों द्वारा किसी और तरह से अपनी कुर्बानी देने का दबाव बनाया गया होगा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है, इसमें कोई गहरी बात है। पर तुम क्या करोगे? रवि उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, उस बात की गहराई में उतरकर सच पता करूंगा, वंदना को खोज कर लाऊंगा। सतीश उसके चेहरे को तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में जो दृढ़ता थी वह उसके पक्के इरादे को दर्शा रही थी। रवि लौटकर घर आया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वंदना उसके दिमाग पर छाई हुई थी। वह अपने और वंदना के बारे में सोचने लगा। वंदना और रवि का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कच्ची उम्र में शुरू हुआ प्यार उम्र के साथ पक्का हो गया था। दोनों ही एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते थे। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी राह आसान नहीं होगी। दोनों के परिवार आसानी से इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। एक तो दोनों अलग अलग जाति के हैं, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी भिन्नता है। वंदना का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था। एक ज़माने में वो लोग जमींदार थे, हालांकि उनका तो रुतबा नहीं बचा था। फिर भी वंदना का परिवार रवि के परिवार से संपन्न था। रवि जानता था कि यदि उसे शादी की बात करनी है तो अपने पैरों पर खड़ा होना आवश्यक है। रवि की कद काठी अच्छी थी। वह देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता था। 12वीं के बाद ही उसने कांस्टेबल के तौर पर बीएसएफ ज्वाइन कर ली। उस समय वंदना ने उसके फैसले का स्वागत किया था। वंदना की माँ और दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। घर में केवल उसके पिता शमशेर सिंह और बड़ा भाई नवीन ही रहा करते थे। वंदना के दादाजी ने उसे आगे पढ़ाने पर जोर दिया था। उनके जाने के बाद उसकी मां ने अपने पति का विरोध सहकर भी वंदना की पढ़ाई जारी रखवाई। वंदना ने बीए तक पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद उसकी मां भी चली गई। पर अब वंदना अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख चुकी थी। उसने बीएड की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब वंदना के पिता और भाई उस पर शादी करने के लिए जोर डाल रहे थे। उनका कहना था कि अब जो भी पढ़ाई करनी है अपनी ससुराल जाकर करना, पर वंदना मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि शादी तभी करेगी जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि वंदना के पिता और उस भाई उसकी बात मानकर शांत हो गए थे। वो दोनों उसकी शादी को लेकर अपने प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं बात बन नहीं पा रही थी। उनकी बिरादरी में जो पढ़े लिखे लड़के थे वो चाहते थे कि उनका रिश्ता किसी पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी लड़की से हो। वंदना पढ़ी तो थी, पर उसकी परवरिश गांव में हुई थी। वह कोई नौकरी भी नहीं करती थी। इसके बाद भी कुछ लड़के तैयार हो गए, पर उन्होंने दहेज में एक मोटी रकम की मांग की। वह रकम वंदना के पिता के बस के बाहर थी, अतः वंदना की पढ़ाई जारी रही।
उसने बीएड भी कर लिया। रवि चाहता था कि जब तक वंदना अपनी पढ़ाई कर रही है तब तक वह भी कुछ पैसे जमा कर ले, जिससे अपनी गृहस्थी बसाने में मदद मिल सके। इसलिए उसने शादी की बात नहीं छेड़ी थी। पर इधर वंदना के पिता ने उसकी शादी के लिए एक जगह बात चलाई थी। ऐसा लग रहा था कि बात फाइनल हो जाएगी। वंदना वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। उसने रवि से शादी करने का फैसला अपने पिता को बता दिया। उसकी बात सुनते ही उसके पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने उसकी शादी रवि से करवाने से मना कर दिया। उन्होंने यह कहकर आपत्ति जताई कि वो लोग सूर्यवंशी ठाकुर हैं, जबकि रवि का परिवार कायस्थ है। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वंदना ने भी कह दिया कि रवि से शादी करना उसका अंतिम फैसला है, लेकिन उसके पिता ज़बरदस्ती पर आमादा हो गए। वंदना ने रवि को फ़ोन कर दिया। रवि फ़ौरन छुट्टी लेकर आ गया। उसने भी अपने घरवालों को समझाया। बड़ी कोशिशों के बाद वो लोग मान गए। रवि और वंदना एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। यह बात गांव में फैल गई। शमशेर सिंह, जिसके साथ वंदना की शादी कराना चाहते थे, सब कुछ जानकर उसने रिश्ता तोड़ दिया। हार कर शमशेर सिंह इस बात के लिए राजी हो गए कि वह दोनों की शादी करा देंगे। शादी का समय नज़दीक आ रहा था। बहुत सी तैयारियां हो गई थीं। ना जाने क्या हुआ कि वंदना ने रवि को बुलाकर शादी से इनकार कर दिया। रवि ने अब तय कर लिया था कि सारी बात पता करके ही रहेगा। उसने वंदना के भाई नवीन को घेरने का मन बनाया। नवीन लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह वहीं एक कमरा लेकर रहता था, लेकिन जब उसका मन करता था वह अपने घर आ जाता था। पिछले शुक्रवार की रात वह घर आया था। शनिवार और रविवार घर में ठहरने के बाद वह सोमवार की सुबह लखनऊ जाने के लिए घर से निकला था। उससे कुछ दूरी पर रवि उसके पीछे चल रहा था। एक एकांत जगह पर उसने नवीन को पुकारा। तो नवीन पीछे मुड़ा तो रवि को देखकर अचरज में पड़ गया। तुम, क्या बात है? रवि तेज कदमों से चलकर उसके पास आया। उसने कहा, मुझे कुछ बात करनी है। कैसी बात? फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। करनी पड़ेगी, रवि ने कड़ाई से कहा। नवीन सहम गया, पर खुद को संभाल कर बोला, क्यों, क्या कर लोगे? सोनिया। नाम सुनकर नवीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे छिपाने के लिए उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या बकवास है? कौन सोनिया? कहकर वो आगे बढ़ने लगा। रवि ने आगे बढ़कर उसे रोका। मैं सोनिया से मिल चुका हूँ, मुझे सारी बात मालूम है। अब या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं सबको सारी बात बता दूंगा। रवि की धमकी सुनकर नवीन घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उन्हें पोंछते हुए बोला, कहाँ बैठकर बात करें? रवि ने उससे कहा कि वह उसके पीछे आए। नवीन उसके पीछे चल पड़ा। दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ पुराने स्कूल की खंडहर इमारत थी। स्कूल अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। रात में यहाँ नशेड़ी नशा करते और जुआ खेलते थे। सुबह वह खाली रहती थी। वहीं एक टूटी दीवार पर चढ़कर रवि और नवीन बैठ गए। नवीन ने सवाल किया, पहले तो ये बताओ कि सोनिया के बारे में कैसे जानते हो? मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी थी, इसलिए तुम्हारे बारे में पता करना शुरू किया। तो सोनिया के बारे में पता चल गया। मैं उससे मिला। पता चला कि उसे प्रेग्नेंट करके तुम अब अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। तो क्या करूं? अगर इतना पता किया है तो ये भी मालूम होगा कि वह शादीशुदा है। उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? गलती सिर्फ मेरी तो नहीं है, वह भी तो सब जानते हुए मेरे पास आई थी। तुम बताओ, इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल निकालने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही तुम में और सोनिया में। तुम बस मुझे वह बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ, वरना मैं तुम्हारे और सोनिया के संबंध के बारे में उसके पति को बता दूंगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, जो समझो, पर गीदड़ भड़की नहीं है ये। रवि ने जिस तरह से अपनी बात कही थी उससे नवीन परेशान हो गया। कुछ क्षणों तक चुप रहा। समझ तो वह भी रहा था कि रवि वंदना के बारे में ही जानना चाहता है। उसने कहा, क्या जानना चाहते हो? समझ तो तुम गए हो, फिर भी बता देता हूँ। मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ था कि वंदना ने अचानक मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया? तुम लोगों ने उसे रघुनाथ से शादी करने के लिए कैसे मजबूर किया? नवीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। यह दिखा रहा था कि सच बहुत काला है।
रवि सच जानने के लिए परेशान था। उसके पास वक्त कम था। उसकी छुट्टी के 5 दिन गुजर चुके थे। अभी तक वंदना से संबंधित कुछ भी ठोस बात पता नहीं चली थी। वह एक तरह से उसी जगह खड़ा था जहां पहले था। अब वह और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने नवीन से कहा, अब बिना देर किए सब कुछ सही सही बताओ। नवीन जानता था कि अब पिंड छुड़ाना कठिन है, उसे सारी बात बतानी ही पड़ेगी। उसने अपनी निगाहें रवि की तरफ से हटाकर कहा, वंदना ने अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ शादी करने से मना नहीं किया था, बल्कि पापा ने उसे मजबूर किया था। वंदना की बगावत के कारण सारी बिरादरी में लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे। यह बात उन्हें बहुत चुभती थी, लेकिन वह तो खुद भी राजी हो गए थे। उस वक्त उनके पास कोई और चारा भी नहीं था, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं थे। पापा और मैं सूर्यवंशी ठाकुर समाज सभा के सदस्य हैं। हमारे समाज के एक सदस्य सुनाम सिंह ने जब अपने से नीचे ठाकुरों में अपनी बेटी का रिश्ता किया था तो पापा ने सबसे अधिक आपत्ति की थी। इसलिए वंदना की तुम्हारे साथ शादी की बात हुई तो सुनाम सिंह ने भी ताने मारना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि मैंने तो तब भी ठाकुरों में रिश्ता किया था, पर तुम तो बिरादरी के बाहर अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। नवीन ने रवि की तरफ देखा। तुमने और वंदना ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बरसों से चली आ रही परंपराओं के बारे में नहीं। तुम लोग समाज के नियम तोड़कर अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। अपनी बात कहकर नवीन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने रवि को गुनहगार साबित कर दिया हो। रवि ने भी जवाब दिया, हम दोनों तो शादी करके पति पत्नी बनना चाहते थे। तुमने तो किसी और की पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाया, उसे प्रेग्नेंट कर छोड़ने की फिराक में हो। मुझे ज्ञान ना दो, जो पूछा है वो बताओ। नवीन खिसिया गया। उसने आगे कहा, हम आर्थिक रूप से खोखले हो रहे थे, पर पापा अभी भी जमींदारों वाली हनक रखना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें व्यापार शुरू करने का सुझाव दिया, लेकिन पैसे नहीं थे। रघुनाथ ठाकुर समाज सभा का मुखिया था। वह पैसों के लेन देन का काम भी करता था। पापा बैंक से लोन लेना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उससे लोन ले लिया। हमारा व्यापार शुरू हो गया, लेकिन चल नहीं पाया। उसका कर्ज चुकाने के लिए तुम लोगों ने वंदना की शादी उससे कराने का मन बनाया, पर वंदना मानी कैसे? रघुनाथ का हमारे घर आना जाना हो गया था। एक दिन उसने पापा से कहा कि आप लोगों का कर्ज माफ़ कर सकता हूँ यदि आप मेरी शादी वंदना से करवा दें। पापा तो पहले ही तुम्हारे साथ वंदना की शादी करने को तैयार नहीं थे। ऊपर से ठाकुर बिरादरी से इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर वह राजी हो गए। उन्होंने हाँ कर दी, पर वह जानते थे कि वंदना को मना पाना आसान नहीं होगा। रघुनाथ ने कहा कि वह राह निकाल लेगा। क्या राह निकाली उसने? रवि का सवाल सुनकर नवीन इधर उधर देखने लगा। रवि ने कहा, जब करते हुए शर्म नहीं आई तो अब बताते हुए बगले क्यों झांक रहे हो? पापा ने रघुनाथ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। उसने पापा से कहा कि वह वंदना को यकीन दिला दे कि यदि उसने तुम्हें छोड़कर उसके साथ शादी नहीं की तो वह अपने कर्ज के लिए हमारे घर को नीलाम करवा देगा। वंदना को इस बात पर यकीन हो गया। वह तैयार हो गई। उसे इस बात का दुख हुआ कि हम लोग मुश्किल में हैं। पापा ने भावनात्मक रूप से उसे अपनी तरफ करने की कोशिश भी की, पर वंदना ने कहा कि पापा और मैं परेशान ना हो। शादी के बाद वह और तुम मिलकर हमें हमारी मुश्किलों से निजात दिला दोगे। तो फिर वह मानी कैसे? जब उसने शादी के लिए तैयार होने की जगह दूसरा रास्ता सुझाया तो पापा ने एक दांव और खेला। कैसा दांव? उन्होंने वंदना से कहा कि घर नीलाम हो जाए ये बेइज्जती वह सह नहीं पाएंगे। वह जा रहे हैं, उसके बाद वह तुमसे शादी कर ले। यह कहकर उन्होंने उसके सामने अपने हाथ की नस काट ली। इस सब का पता किसी को क्यों नहीं चला? यह सब पहले से प्लान किया हुआ था। रघुनाथ के एक परिचित का क्लिनिक था। गाड़ी की भी व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। क्लिनिक पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया। किसी को भी यह पता नहीं लगने दिया गया कि क्या हुआ। पापा की इस हरकत पर वंदना घबरा गई। उनके घर आने पर उसने तुम्हें बुलवाया और शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद पापा ने जल्दी ही रघुनाथ के साथ वंदना की शादी कर दी। जो कुछ नवीन ने बताया वह दिल चीर देने वाला था। उसे नवीन और उसके पिता से घृणा होने लगी थी। माहौल में एक तनाव सा छा गया।
नवीन महसूस कर रहा था कि सच जानने के बाद रवि गुस्से से पागल हो रहा है। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह इस गुस्से में सबको उसका और सोनिया का सच ना बता दे। अपनी सफाई देते हुए बोला, वंदना और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस है तुम्हें? शर्म नहीं आई? तुम्हारी बहन ने तुम लोगों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, तुम सब जानकर भी चुप रहे। मैं कर भी क्या सकता था? वंदना के बड़े भाई थे तुम, अपने पापा को समझा सकते थे, उन्हें मना सकते थे कि जिद छोड़कर मेरे साथ उसकी शादी कर होने दें। नवीन नज़रें झुकाए बैठा रहा। रवि ने कहा, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए तुम लोगों ने वंदना को बलि चढ़ा दिया। जब वो ससुराल से गायब हो गई तो उसे तलाशने की भी कोशिश नहीं की, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। रवि की हर एक बात नवीन को चोट पहुंचा रही थी। रवि ने आगे पूछा, कम से कम उस रघुनाथ से ये तो पूछा होगा कि तुम्हारी बहन गई कहाँ? इतना तो जानते ही हो कि वह किसी के साथ नहीं भागी होगी। नवीन दीवार से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। दिन निकल आया था, लोग अपने अपने काम के लिए निकलने लगे थे। एक आदमी अपनी भैंसों को चराने के लिए जा रहा था। धीमी गति से चलती भैंसों के गले में बंधी घंटियां टन टन संगीत पैदा कर रही थी। नवीन भैंसों की तरफ देखकर बोला, शादी के बाद पापा तो यही चाहते थे कि वंदना को अब उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, इसलिए पगफेरे के लिए भी सिर्फ एक दिन के लिए बुलाया था। मैं एक दो बार उसके ससुराल जाकर मिल आया था। नवीन के फ़ोन पर मैसेज अलर्ट आया। उसने मैसेज पढ़कर फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। वह आगे बोला, शादी के 2 महीने बाद जब मैं वंदना के ससुराल गया तो पता चला कि वह रघुनाथ के बड़े भाई के घर कानपुर गई है, क्योंकि उसकी जेठानी गर्भवती थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। रघुनाथ ने कहा कि अब वह बच्चे के पैदा होने के बाद ही आएगी, वहीं वंदना से मिलने कानपुर चला जाया करेगा। फिर वंदना कानपुर से कब लौटी? जैसा रघुनाथ ने कहा था, वंदना करीब साल भर तक वहीं रही। जब वो वापस आई तो मैं उससे मिलने गया। तब मुझे लगा कि उसके भीतर कुछ है जो वह कह नहीं पा रही है। पूरे समय रघुनाथ हम दोनों के पास ही बैठा रहा था। घर लौटकर मैं वंदना को लेकर परेशान था। एक हफ्ते बाद सावन का महीना शुरू हो रहा था। मैंने पापा से कहा कि सावन में तो लड़कियां मायके आती हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वंदना भी कुछ दिन यहाँ आकर रह जाए। मेरे मनाने पर पापा मान गए। रवि नवीन के चेहरे के भावों को भी परख रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह सही कह रहा है। मैं जब वंदना को विदा कराने पहुँचा तो रघुनाथ मुझे देखते ही भड़क उठा। गालियाँ देते हुए बोला कि तुम्हारी बहन बदचलन थी, अपने किसी यार के साथ भाग गई। मैंने जब उसकी बात का विरोध किया तो मुझे धक्के देकर निकलवा दिया। मैंने घर आकर सारी बात पापा को बताई तो वह भी गुस्सा हुए मुझे लेकर उसके घर गए। उसने धमकी देते हुए कहा कि ज़्यादा उछल कूद की तो अच्छा नहीं होगा। पापा और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाकर लौट आए, पर तुम लोगों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठ गए। रवि को यह इल्ज़ाम बुरा लगा। वह बोला, रघुनाथ बहुत चालाक है, हम कुछ करते उससे पहले ही वह ठाकुर समाज सभा के कुछ प्रमुख लोगों को लेकर घर आ गया। उसने हंगामा किया कि वंदना का चाल चलन ठीक नहीं था। वह तो अपनी बिरादरी के बाहर शादी करने को उतावली थी। उसने समाज की मर्यादा बनाए रखने के लिए वंदना से शादी की, पर वह उसके मुख पर कालिक पोतकर न जाने किस आशिक के साथ भाग गई। समाज के लोग भी उसका पक्ष लेने लगे। बिरादरी से बाहर ना कर दिए जाएं, इस डर से पापा ने कोई कार्रवाई नहीं की। नवीन अपनी निगाहें झुकाकर एक अपराधी की तरह खड़ा था, पर रवि को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। रवि ने कहा, नवीन, भले ही तुम लोग को लाचार दिखाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारा अपराध उस रघुनाथ और तुम्हारे पापा से कम नहीं है। अपनी बहन के चरित्र पर उंगली उठाने वाले को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। नवीन शर्मिंदा हुआ। वह बोला, मैं मानता हूँ कि मेरे चरित्र में कई कमियाँ हैं, तभी तो मैं सोनिया के जाल में फंस गया। इतना सब होने के बाद अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपनी बहन की मदद नहीं कर पाया, पर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। रवि जोर से हंसा। उसकी हंसी एक ताना थी। वह बोला, तभी उसे मुसीबत में छोड़ दिया। प्यार तो वंदना करती थी तुम लोगों से, तभी तुम लोगों के इमोशनल ब्लैकमेल में आ गई। अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ तुम लोगों पर न्यौछावर कर दी। नवीन के पास कोई जवाब नहीं था।
रवि ने कहा, वह मुझसे भी प्यार करती थी। उसके प्यार के लिए अब मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। सबसे पहले मैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई हो तो मेरे साथ चलो। रवि कुछ पलों तक खड़ा नवीन की राह देखता रहा, पर नवीन वैसे ही सर झुकाए खड़ा रहा। रवि रिपोर्ट लिखाने के लिए चला गया। आदम थाने में एसएचओ के सामने रवि और रघुनाथ सिंह बैठे थे। रघुनाथ सिंह गुस्से में था। एसएचओ से बोला, एक तो पहले ही हमारी पत्नी हमारे पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई, ऊपर से आप मुझे यहाँ बुलाकर परेशान कर रहे हैं। एसएचओ ने कहा, जो भी हो, पर आपकी पत्नी घर से गायब थी तो आपको पुलिस को सूचित करना चाहिए था। रघुनाथ ने रवि की तरफ गुस्से से देखकर कहा, मेरी इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिल गई थी। मैंने और छिछाल इधर कराना सही नहीं समझा। रवि ने जवाब देते हुए एसएचओ नीलांबर से कहा, सर जो ये कह रहे हैं वो अलग बात है, पर इनकी पत्नी लापता थी तो इन्हें पुलिस में सूचना देनी चाहिए थी। वंदना को गायब हुए 2 महीने का समय हो गया। ये दावे के साथ यह नहीं कह सकते हैं कि वह किसी के साथ भागी है। हो सकता है वह किसी मुसीबत में हो। रघुनाथ ने भी गुस्से में कहा, हो तो यह भी सकता है कि वह इन महाशय के साथ हो। एसएचओ साहब, श्रीमान जी हमारी पत्नी के साथ शादी करना चाहते थे, पर उसने मना कर दिया। हो सकता है बाद में यही उसे भगा कर ले गए हों। रवि ने फौरन जवाब दिया, ऐसा होता तो मैं पुलिस के पास क्यों आता? मैं बीएसएफ कांस्टेबल हूँ। जिस समय इनकी पत्नी गायब हुई मैं अपनी ड्यूटी पर था। आप दिल्ली मेरे हेडक्वार्टर में पता कर सकते हैं सर। एसएचओ ने दोनों की आपसी खींचातान से चिढ़कर कहा, आप लोग इस तरह बहस ना करें। रघुनाथ सिंह, आप अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाइए। पुलिस वंदना जी को तलाशने का काम करेगी। रघुनाथ ने वंदना के लापता होने की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपना काम शुरू कर दिया था, पर रवि जल्द से जल्द वंदना का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोशिश आरंभ कर दी। उस दिन चाय की दुकान में रघुनाथ का जो आदमी मिला था उसका नाम कमल था। रवि ने कमल पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कमल अक्सर ही एक देसी बार में जाकर बैठता था। रवि उसका पीछा करते हुए उस बार तक गया था। उसने इन दिनों दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी थी, इसलिए उसका चेहरा कुछ बदल गया था। कुछ उसने भी अपने बदलाव कर लिया था। इस समय पर वह सर पर गमछा बांधे हुए था, लुंगी और कुर्ता पहने वह एक ट्रक या टेम्पो चलाने वाले की तरह लग रहा था। कमल जब तक ध्यान से ना देखता उसे पहचान नहीं पाता। रवि ने सावधानी के साथ ऐसी जगह पर बैठ गया जहाँ से कमल पर नज़र रख सके। खुशी में पीने वाले अपने साथ पीने वालों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स कर रहे थे। कुछ लोग अपना गम भुलाने के लिए आए थे। वो सब अकेले बैठे पी रहे थे, अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें पीने के लिए खुशी या गम का बहाना नहीं चाहिए था, वह बस पीने के लिए ही बार में आए थे। बार में हल्की रोशनी थी, बॉलीवुड के गाने बज रहे थे। एक वेटर रवि के पास आकर ऑर्डर लेने आया। रवि कभी कभार ही पीता था, पर बार में बिना शराब के बैठने पर सबकी निगाह में चढ़ जाता। उसने अपना ऑर्डर दे दिया। रवि की नज़र लगातार कमल पर बनी हुई थी। वह बैठा पी रहा था। तभी अचानक एक आदमी उसके पास आया। उसे देखकर कमल के चेहरे पर परेशानी के भाव आए। गानों की आवाज़ में उनकी बातचीत तो सुनाई नहीं पड़ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। कुछ देर की बहस के बाद कमल ने कुछ पैसे निकालकर उसे पकड़ाए। अपना गिलास खाली कर वह उठकर बाहर चला गया। उस दूसरे आदमी ने पैसों को गिनकर अपनी जेब में रखा और वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया। अपना ड्रिंक ख़त्म करके वह आदमी भी निकल गया। रवि भी अपना पेमेंट कर उसके पीछे पीछे बाहर से निकल गया। रवि ने उन दोनों की मुलाकात को अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। वह उस आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। वह चाहता था कि किसी एकांत स्थान में उसे घेरे। एक जगह कुछ शांत थी। रवि उस व्यक्ति को रोकने वाला था, पर उससे पहले ही वह व्यक्ति उसकी तरफ घूमा और बोला, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहकर वह रवि का गिरेबान पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपका, लेकिन रवि सावधान था। उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया, फिर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन जकड़ ली
वह दर्द से कराहने लगा। रवि ने कहा, मैं कांस्टेबल रवि हूँ, कमल पर नज़र रखे हूँ। मैंने तुम्हें और उसे बार में देखा था, वीडियो भी बनाया है। वह तुम्हें पैसे दे रहा था, बताओ क्या बात है। रवि ने अपने को कांस्टेबल बताया था। उस आदमी को लगा कि वह पुलिस वाला है। उसने कराहते हुए कहा, पहले मुझे छोड़ो तब बताऊँ। छोड़ दूँगा, पर कोई चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी। रवि ने उसकी गर्दन छोड़ दी, लेकिन हाथ पकड़े रहा। वह आदमी हाँफ रहा था। रवि ने कहा, पहले अपना नाम बताओ। मोहन। अब बताओ, वहाँ तुम लोगों के बीच क्या बहस हो रही थी। बताऊँगा, पहले हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। रवि ने छोड़ने की जगह अपना जोर बढ़ा दिया। मोहन दर्द से बिलबिला गया। रवि ने धमकाते हुए कहा, अब नखरे किए बिना सब बताओ। मोहन ने बताने में ही अपना भला समझा। उसने बताया, कमल मुझे पैसे देता है क्योंकि मेरे पास भी उसकी एक रिकॉर्डिंग है। सारी बात एक बार में सीधे सीधे बताओ। कमल का रघुनाथ की रखेल के साथ चक्कर था। वह रघुनाथ की पीठ पीछे उससे मिलता था। मैंने एक दिन उन दोनों का वीडियो बना लिया। कमल जानता है कि अगर रघुनाथ को इसका पता चला तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वह मुझे पैसे देता है। बहस किस बात की हो रही थी? कमल का कहना था कि वह बहुत पैसे दे चुका है, अब वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, पर मैं अभी उससे और पैसा निकलवाना चाहता था। बात पूरी कर मोहन गिड़गिड़ाया, अब तो छोड़ दो। रवि ने छोड़ा तो नहीं, पर अपनी पकड़ कुछ ढीली कर दी। उसने आगे पूछा, रघुनाथ सिंह की पत्नी के गायब होने के बारे में कुछ जानते हो? मोहन ने कहा, अरे बच्चलन थी वह, ना जाने किसके साथ भाग गई। उसकी बात सुनकर रवि को गुस्सा आ गया। उसने पूरी ताकत से उसका हाथ मरोड़ दिया। मोहन की चीख निकल गई। रवि चिल्लाया, फालतू की बात कर रहा है? तुमने देखा उसे किसी के साथ भागते? मोहन दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कराहते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कमल जानता होगा। वह रघुनाथ का खास है। रवि को अब उस आदमी से कोई काम नहीं था। उसने उसे छोड़ दिया। दर्द से बिलबिलाता हुआ मोहन सड़क पर बैठ गया। रात के 10 बजे थे। कमल रघुनाथ के घर से निकलकर अपने घर जा रहा था। वह मोटरसाइकिल पर था। कुछ ही पीछे रवि की मोटरसाइकिल उसका पीछा कर रही थी। कुछ आगे जाकर कमल ने मोटरसाइकिल रोकी, अपना फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। रवि ने भी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। वह आगे बढ़कर कमल के बात खत्म करने का इंतज़ार करने लगा। कमल फ़ोन काट कर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने ही वाला था कि रवि भागकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ लिया। कमल गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या बदतमीजी है? रवि ने उसका कॉलर पकड़कर खींचा। कमल नीचे गिर गया। मोटरसाइकिल भी गिर पड़ी। रवि ने हाथ पकड़कर उसे उठाया, फिर उसे गर्दन के पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने लाकर बोला, ध्यान से देखो। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कमल ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। दाढ़ी मूछ के कारण कुछ समय लगा। वह बोला, तुम उस दिन चाय की दुकान पर थे। तुमने कहा था कि रघुनाथ तुम रिश्तेदार हो। हमें इस तरह से पकड़ने का क्या मतलब है? क्या चाहते हो हमसे? सच। कैसा सच? रघुनाथ की पत्नी वंदना के गायब होने का सच। हम क्या जाने, वैसे तुम हो कौन? रवि ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर कहा। रवि। नाम सुनकर कमल को कुछ याद आया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।